नमस्कार। आज 10 सितंबर 2025 है और हम रोज की तरह आज भी दैनिक समसामयिकी से कुछ खास खबरें लेकर आए हैं। जी हाँ। आज हम इन सुर्खियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही है कि आपको वो जानकारी मिले जो वाकई जरूरी है, बिना किसी शोर के। बिल्कुल। और आज के अपडेट्स में कुछ बातें वाकई ध्यान खींचने वाली हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है और एक मेडिकल साइंस से जुड़ी खबर भी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज क्या खास है। पहली खबर कॉर्पोरेट दुनिया से ले रही हूँ। हीरो मोटोकॉर्प में एक अहम बदलाव हुआ है। अच्छा। हर्षवर्धन चितले को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। हीरो एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखना चाहिए, खासकर अब जब इंडस्ट्री खुद इतनी बदल रही है। हाँ, देखिए, हीरो मोटोकॉर्प जैसी स्थापित कंपनी में लीडरशिप चेंज हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और आपने सही कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खासकर भारत में अभी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पर जोर है। तो ऐसे में नए सीईओ का आना ये अक्सर कंपनी की स्ट्रैटेजी में किसी नए मोड़ का संकेत देता है। अच्छा। हो सकता है वो ईवीज पर और फोकस करें, या शायद ग्लोबल मार्केट में कुछ नया प्लान हो। अभी तो खैर सिर्फ नियुक्ति की खबर है, पर हाँ, इंडस्ट्री के माहौल को देखते हुए ये कदम अहम जरूर है। सही कहा। इस बदलते दौर में ये नियुक्ति वाकई देखने लायक होगी। चलिए अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और विकास की तरफ बढ़ते हैं। जी। एक बड़ी फाइनेंशियल पार्टनरशिप हुई है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और राजस्थान सरकार के बीच। ओके। पीएनबी ने राज्य सरकार की एक पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है और इस इनिशिएटिव का नाम भी है राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। 1,000 करोड़ रुपए, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल, 1,000 करोड़ रुपए की ये कमिटमेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पीएनबी जैसे बड़े नेशनल बैंक्स अब सिर्फ लोन देने वाले नहीं रहे, बल्कि राज्यों के डेवलपमेंट प्लान्स में एक्टिव फाइनेंशियल पार्टनर बन रहे हैं। अच्छा। और राइजिंग राजस्थान जैसा नाम भी महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब इस तरह का जो निवेश होता है ना, वो अक्सर राज्य के उन सेक्टर्स को टारगेट करता है जहां या तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, या फिर जहां फौरन ध्यान देने की जरूरत हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना, या फिर जो छोटे और मंझले उद्योग होते हैं एमएसएमईज, उनको बढ़ावा देना। तो एक बड़े लेवल पर देखें तो ये सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल कोऑपरेशन का भी एक उदाहरण है, रीजनल डेवलपमेंट को रफ्तार देने के लिए। राजस्थान की बात हो रही है तो वहीं दक्षिण भारत से भी एक बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश में एक स्पेस सिटी बनाने की बात चल रही है। स्पेस सिटी? अच्छा हाँ, और इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस 34,000 करोड़ का भारी निवेश कर रही है। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है ना, खासकर प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए। जी हाँ, 34,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये स्पेस सिटी तिरुपति में बनेगी। साथ ही मदकासिरा में एक डिफेंस हब बनाने का भी प्लान है। किसी प्राइवेट कंपनी का इतना बड़ा निवेश, वो भी स्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक तरह से मील का पत्थर हो सकता है। अभी तक तो हमने सरकारी एजेंसी आइसरो का ही दबदबा देखा है। सही बात है। लेकिन स्काईरूट एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनी का 34,000 करोड़ इन्वेस्ट करना, ये दिखाता है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर कितनी तेजी से मैच्योर हो रहा है। और तिरुपति में स्पेस सिटी, मदकासिरा में डिफेंस हब, ये एक क्लस्टर अप्रोच है। मतलब एक ही जगह पर उससे जुड़े उद्योगों को विकसित करना। इससे न सिर्फ भारत की स्पेस लॉन्च कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इन सबको भी बूस्ट मिलेगा। और नौकरियां भी। बिल्कुल। इस निवेश का एक और अहम पहलू है रीजनल डेवलपमेंट। तिरुपति और मदकासिरा जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, और पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो सकता है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का। ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी अब एरोस्पेस और डिफेंस जैसे फ्यूचर इंडस्ट्रीज को खींचने के लिए कितनी सीरियस हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी से हटकर अब थोड़ा रोमांस और रफ्तार की दुनिया में चलते हैं। जी। खेल जगत से खबर है फॉर्मूला 1 रेसिंग। इटली के मोन्जा सर्किट पर हुई 2025 इटालियन ग्रां प्री किसने जीती? ये टाइटल गया है रेड बुल टीम के ड्राइवर मैक्स फेस्पिन के नाम, और ये इस सीजन में उनकी तीसरी जीत है। मोन्जा में जीतना तो हमेशा खास होता है ना? हाँ बिल्कुल। मोन्जा ट्रैक उसे टेम्पल ऑफ स्पीड भी कहते हैं। ये फॉर्मूला 1 कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सर्किट्स में से एक है। अच्छा। यहाँ जीतना किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत स्पेशल होता है, और मैक्स वेस्टरपिन की इस सीजन में ये तीसरी जीत।
ये उनकी जबरदस्त फॉर्म और रेड बुल टीम की इंजीनियरिंग को दिखाता है। फॉर्मूला 1 में लगातार जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसमें ड्राइवर की स्किल तो है ही, साथ में कार की परफॉर्मेंस, टीम की स्ट्रैटेजी, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। वर्स्टेपेन का दबदबा को दिख रहा है सीजन में। फॉर्मूला 1 के बाद अब फुटबॉल पर आते हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ओके। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी CFA नेशंस कप 2025 में भारतीय टीम ने मेडल जीता है। जी हां, ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को। टीम ने ओमान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, ओमान को हराया। ये पूरा टूर्नामेंट तजाकिस्तान में हुआ था। इस रीजनल टूर्नामेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल भारतीय फुटबॉल के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, CFA जैसे रीजनल टूर्नामेंट में मेडल जीतना भारतीय फुटबॉल के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओमान जैसी टीम को हराकर मेडल जीतना दिखाता है कि टीम सही दिशा में जा रही है। दूसरा, इससे भारत की फीफा रैंकिंग पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अच्छा। तीसरा, इस तरह के टूर्नामेंट से युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का अनुभव मिलता है। हालांकि ये वर्ल्ड कप या एशियन कप जितना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल एशियन देशों के बीच अपनी पहचान बनाना और लगातार अच्छा परफॉर्म करना, ये भारतीय फुटबॉल के विकास के लिए जरूरी है। ये जीत आगे की चुनौतियों के लिए टीम को तैयार करने में मदद करेगी। खेल के मैदान से अब विज्ञान और समाज की तरफ बढ़ते हैं। जी। मेडिकल साइंस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, शायद दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद। रूस ने दुनिया की पहले mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ओहो, कैंसर वैक्सीन mRNA बेस्ड। हाँ, इस वैक्सीन का नाम एंट्रोमिक्स बताया जा रहा है और इसे खास तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। mRNA टेक्नोलॉजी का नाम तो हमने कोविड के टाइम बहुत सुना था। अब कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल, ये कितना बड़ा कदम है। ये वाकई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ। mRNA तकनीक ने कोविड वैक्सीन के जरिए तो अपनी ताकत दिखाई थी। हाँ। कि कैसे वो शरीर को किसी वायरस या बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। हाँ। अब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैंसर जैसी मुश्किल बीमारी के लिए करना, ये मेडिकल साइंस में एक नए दौर का संकेत है। ये mRNA तकनीक का कैंसर थेरेपी में जो पोटेंशियल है उसको दिखाता है। ओके। हालांकि देखिए, कोई भी नई दवा हो या वैक्सीन, उसके बड़े पैमाने पर ट्रायल्स होते हैं। उसकी इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, वो सारे आंकड़े देखने बहुत जरूरी होंगे। लेकिन हाँ, ये खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाली है। विज्ञान की इस उम्मीद भरी खबर के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं। भारत से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर। अच्छा। हिमाचल प्रदेश ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। अरे वाह, पूर्ण साक्षर। हाँ, आंकड़े बता रहे हैं कि हिमाचल की साक्षरता दर 99.3% पहुंच गई है। मतलब लगभग 100% ही है। कमाल है। और इसके साथ ही हिमाचल अब मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और यूटी लद्दाख की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्हें पहले ही पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है। लगभग पूरी साक्षरता हासिल करने के असल मायने क्या हैं? समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, किसी राज्य का करीब 100% लिटरेसी रेट हासिल करना, ये एक असाधारण उपलब्धि है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये दशकों की लगातार कोशिशों, असरदार सरकारी नीतियों और सबसे जरूरी लोगों की भागीदारी का नतीजा है। जी। इसके मायने सिर्फ पढ़ना लिखना जानना नहीं है। तो फिर क्या है? हाई लिटरेसी का सीधा कनेक्शन बेहतर हेल्थ इंडिकेटर्स से होता है। अच्छा। नागरिक जागरूकता बढ़ती है, सरकारी योजना तक लोगों की पहुंच बेहतर होती है और वर्कफोर्स ज्यादा स्किल्ड होता है। अच्छा। जब ज्यादा लोग साक्षर होते हैं तो वो अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां बेहतर समझते हैं। डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो एक पढ़ी लिखी आबादी नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अपनाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, ये तो है। हिमाचल जैसे राज्य के लिए जो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर पर काफी निर्भर करता है, हाई लिटरेसी, सर्विस सेक्टर और एग्री बिजनेस को और बढ़ावा दे सकती है। यह अचीवमेंट यकीनन दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा है कि सही कोशिशों से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षा में इस मील के पत्थर के बाद अब एक कानूनी और प्रशासनिक अपडेट लेते हैं। जी। बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए 12वें वैध पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दे दी गई है। आधार की भूमिका तो लगातार बढ़ी रही है। इस फैसले के क्या मायने हैं? हाँ, ये फैसला दिखाता है कि आधार सिस्टम भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस में कितना गहरा इंटीग्रेट हो चुका है। वोटर लिस्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में संशोधन के लिए आधार को 12वां पहचान पत्र का दर्जा देना इसकी कानूनी मान्यता को और मजबूत करता है। इसके मायने कई हैं। एक तरफ तो ये प्रोसेस को आसान बना सकता है, डुप्लीकेशन कम कर सकता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर सकता है
और दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया से आधार को जोड़ने पर हमेशा डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये खास फैसला सिर्फ वोटर लिस्ट संशोधन के लिए है, लेकिन ये उस बड़ी बहस का हिस्सा है कि आधार का इस्तेमाल कहां और कैसे होना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट के फैसले धीरे धीरे आधार की भूमिका को तय कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रियाओं से अब राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ी कुछ खबरों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है, संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस तरह की कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व होता है? और इस बार कॉन्फ्रेंस की थीम भी काफी सोचने वाली है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, यानी सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। ये थीम क्या बताती है हमें? देखिए, संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स एक साथ आते हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियों, रणनीतिक तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। अच्छा। ये तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और जॉइंटनेस, मतलब मिलकर काम करने की क्षमता, उसको बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। जहां तक थीम की बात है, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, ये तो बहुत साफ संकेत दे रही है। क्या संकेत? यह इशारा करती है कि भारतीय सशस्त्र बलों में बड़े पैमाने पर सुधारों का दौर चल रहा है या उसे और तेज किया जा रहा है। यह सुधार थिएटर कमांड्स बनाने से लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सुधारने, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और साइबर और स्पेस जैसी नई चुनौतियों के लिए कैपेबिलिटी डेवलप करने तक कुछ भी हो सकते हैं। यह थीम भविष्य की लड़ाइयों और सुरक्षा माहौल के लिए भारतीय सेना को तैयार करने की कमिटमेंट दिखाती है। रक्षा सुधारों की सहम चर्चा के बाद आखिर में एक सांस्कृतिक सम्मान से जुड़ी खबर। जी। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को असम के गुवाहाटी में एक स्मारक सिक्का जारी करने वाले हैं। ये सिक्का 100 रुपए का होगा। इसे महान गायक, संगीतकार, कवि और असम की सांस्कृतिक पहचान डॉक्टर भूपेन हजारिका की स्मृति में जारी किया जा रहा है। डॉक्टर हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी मिला था, मरणोपरांत। किसी व्यक्ति की याद में स्मारक सिक्का जारी करने का क्या सांस्कृतिक महत्व होता है? स्मारक सिक्के जारी करना, देखिए, किसी भी देश द्वारा अपने नायकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मान देने और उनकी विरासत को सहेजने का एक तरीका है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ असम के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एक सांस्कृतिक रत्न थे। उनके गीतों ने सामाजिक मुद्दों, इंसानी जज्बातों और असम की लोक संस्कृति को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। वो एक पुल की तरह थे जिन्होंने असम को बाकी भारत से जोड़ा। सही कहा। तो ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, ये डॉक्टर हजारिका के अनमोल योगदान के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक है। ये नई पीढ़ी को उनकी कला, उनके विचारों से परिचित कराएगा और गुवाहाटी में इसका जारी होना असम के लोगों के लिए खास गौरव का पल होगा। ये दिखाता है कि देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों और विविधता को कितना महत्व देता है। तो आज हमने कॉर्पोरेट लीडरशिप में बदलाव से लेकर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में विकास की बड़ी पहलों तक, फॉर्मूला 1 और फुटबॉल में खेल की उपलब्धियों, रूस की नई कैंसर वैक्सीन जैसी वैज्ञानिक तरक्की, हिमाचल की पूर्ण साक्षरता जैसी सामाजिक कामयाबी, जी, आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन और डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे सांस्कृतिक प्रतीक के सम्मान तक कई अलग अलग क्षेत्रों की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाली। ये सब देखकर तो यही लगता है कि हर दिशा में कितनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इन सभी अलग अलग दिखने वाली खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। हम एक तरफ टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल देख रहे हैं, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो या प्राइवेट स्पेस सेक्टर का उभरना। हाँ। दूसरी तरफ बुनियादी सामाजिक लक्ष्य जैसे कि पूर्ण साक्षरता, उसे हासिल करने में सफलता मिल रही है। और इन सब के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नायकों को याद करने और सम्मान देने की कोशिश भी जारी है, जैसा डॉक्टर हजारिका के सिक्के के मामले में है। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये तीनों धाराएं तकनीकी प्रगति, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक पहचान एक साथ बह रही हैं और मिलकर भारत की आज की और आने वाले कल की कहानी लिख रही हैं। कोई भी पहलू अलग नहीं है। और इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते ये विचार मन में आता है कि आज हमने जिन भी खबरों पर बात की, चाहे वो अर्थव्यवस्था का कोई बड़ा समझौता हो, विज्ञान की कोई खोज या किसी कलाकार का सम्मान, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक क्षेत्र का विकास दूसरे पर असर डालता है
और ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसा आकार दे रहे हैं। शायद यही वो बड़ी तस्वीर है जिसके छोटे छोटे हिस्सों को हमने आज समझने की कोशिश की। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक इन कनेक्शंस पर सोचते रहिए।